हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2.1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करते हैं। स्टार्ट करते हैं ए से। क्वेश्चन क्या है, देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। तो साइड लेंथ सपोज मैं एल ले लूँ, तो एल इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 × 10⁻² मीटर हो गया ये। या तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख लूँ 10⁻² सेंटीमीटर। 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, मुझे क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूँ, वॉल्यूम V इक्वल टू क्यूब के लिए बनेगा L क्यूब, 10⁻² का क्यूब करे तो 10⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। चलो, ये ए का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन। The surface area of a solid cylinder of radius 2 cm and height 10 cm is equal to how much mm²। चलो, हमारे पास रेडियस क्या है, तो रेडियस है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो समझो, अगर नहीं आता या तो याद नहीं रहता तो 2 सेंटीमीटर है, उसको पहले कन्वर्ट कर दो मीटर में। चलो, मीटर को mm में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1000, मतलब 10⁻3। ये क्या बन गया mm। मतलब क्या हुआ, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो 10⁻1 है। देखो यहाँ पे 10⁻3 - 2 करोगे तो 10⁻1 आएगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 10 आप क्या कर सकते हो 20। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 10 ये बन गया mm। अब इसका मतलब ये 20 mm है। ओके, और हमें हाइट दी हुई है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 mm बनेगा, मतलब ये बन जाएगा 100 mm। ओके, चलो, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। दिया क्या है, सॉलिड सिलेंडर, और उसका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। तो अभी फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। चलो, क्या बनेगा, तो सरफेस एरिया को मैं सपोज ए से डिनोट करूँ, 2πr × r+h है फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 3.14। mm में वैल्यू रखनी है तो r की जगह पे 20 इन ब्रैकेट 20 + 100। ये पूरा आप मल्टीप्लाई करो तो 15072 के आसपास आंसर रहेगा। तो 1.5 × 10⁻, क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻4 mm²। चलो, ये बी का सॉल्यूशन हो गया। अभी सॉल्यूशन करते हैं सी का। तो क्वेश्चन सी में देखो क्या है, A vehicle is moving with a speed 18 km/h, covers distance in 1 second। तो यहाँ पे ब्लैंक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है व्हीकल वो हमें फाइंड करना है। चलो, स्पीड क्या है, तो स्पीड दी हुई है आपको 18
किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइड बाई 18 कर दो, ये बन गया मीटर पर सेकंड। मतलब मीटर पर सेकंड में क्या आंसर आया, 5 मीटर पर सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से। 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़े थे आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 5, टाइम क्या है 1, क्या आंसर आया 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक में आंसर आएगा 5 मीटर। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2.1 में डी की। तो आपको बोला गया द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास है 11.3, रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास है 11.3। उसको हम डिनोट कर देते हैं रो आर से, और वो है 11.3। अब रो आर का फॉर्मूला क्या है समझना, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू बनेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आप पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, हमें फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ क्या करना पड़ेगा, वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है समझना, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास डेटा क्या है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 में लिख सकता हूँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, या तो मैं उसको CGS में कन्वर्ट करूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वो बनेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हैंस अगर मैं रो एस फाइंड करना चाहूँ SI यूनिट सिस्टम में, तो रो आर क्या आएगा 11.3, वो तो आपको दिया हुआ है रिलेटिव, और यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 1000। अगर मैं 1000 रख दूँ तो ये 11,300 ये मुझे क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन SI यूनिट सिस्टम, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 11.3 इंटू 10⁻3। ओके, एंड रो एस इक्वल टू में 11.3 इंटू अगर मैं 1 कर दूँ तो ये 1 क्या है CGS में, तो ये आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी हमने फाइंड कर लिया और ग्राम पर मीटर क्यूब में भी फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन 2.1 का सॉल्यूशन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 पे। तो ये क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो सबसे पहले ए का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 1 किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻3, ये क्या बन गया ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पे मीटर है ना देखो, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻2 सेंटीमीटर, बट स्क्वायर दिया हुआ है तो होल स्क्वायर, डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एज इट इज रख दो। तो ये टोटल हो गया 10⁻7, क्योंकि यहाँ पे 10⁻3 और यहाँ पे 2 2 जार 4, 3 + 4 7, और ये ग्राम उस तरफ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है वो एनर्जी का यूनिट है जूल, और वही CGS में वो बनता है अर्ग। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, चलो अभी देखते हैं बी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बी में 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। क्वेश्चन बी में है 1 मीटर इक्वल टू
हाउ मच लाइट ईयर। तो हमें 1 लाइट ईयर का पता है, समझो 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमें टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर मुझे उल्टा चाहिए 1 मीटर तो 1 अपॉन ये बन जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो ये आपका आंसर आएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। ये कैलकुलेट आप कर सकते हो। ओके, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो 3 मीटर की जगह पे अगर आपको किलोमीटर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1000। ये क्या बन गया? मीटर का किलोमीटर। और डिवाइड बाय आर चाहिए तो 1 सेकंड का अगर आपको आर चाहिए तो 3600, ये बन गया आर, बट उसका क्या था? स्क्वायर था। तो यहाँ पे बन गया ये स्क्वायर। ओके, तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 3 इंटू 3600 इंटू 3600 डिवाइड बाय 1000। ये बन जाएगा किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 आप 0 कैंसिल कर सकते हो और बाकी का आप कैलकुलेट कर सकते हो। और बाकी का कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.88 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ये आंसर था क्वेश्चन सी का। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो पहले जी की वैल्यू लिख देते हैं। जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम याद करते हैं कि न्यूटन किससे बना हुआ था यूनिट? न्यूटन जो यूनिट बना हुआ है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बना हुआ है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइड में मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तो है ही। अब आप खुद चेक करो, एक एक केजी कैंसल और ऊपर हो गया मीटर क्यूब। तो ये बन गया 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर इंटू केजी। अब मीटर की जगह पे हमें चाहिए सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे हमें चाहिए सेंटीमीटर, और किलोग्राम की जगह पे ग्राम। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर, बट उसका क्या करना है? क्यूब। डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर एज इट इज, और 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। तो ये बना 6.67 इंटू 10⁻, ऊपर आएगा 2 3 जार 6 और नीचे 3 ऊपर लेके जाओ तो -3, 6 - 3 दैट इज 3। तो ये जो -11 पावर है उसमें 3 ऐड होने वाला है, तो 10⁻ क्या बचा? -8। ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम। ठीक है, देखो पावर का कैलकुलेशन की कैसे किया हुआ है। 10⁻−11, यहाँ पे 2 3 जार 6 मतलब +6। क्लियर? नीचे 10⁻3 थी तो ऊपर गया तो -3। अब ये कैलकुलेट आप कर सकते हो। -11 - 3 दैट इज -14 +6, तो आंसर आएगा -8। तो ये जी की वैल्यू हो गई सीजीएस सिस्टम में। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्यूशन फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 2.2 का। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 2.3, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी and is equal to 4.2 joule
where 1J equal to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass is equal to अल्फा kg. ये समझना, हम नई सिस्टम ले रहे हैं जिसमें मास का यूनिट है अल्फा kg, लेंथ के लिए है बीटा मीटर और टाइम के लिए है गामा सेकेंड. शो दैट अ कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा के पावर में -1 बीटा रेज टू -2 गामा रेज टू 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट. क्लियर. अब आपको यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 और जूल का मतलब क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है. ओके, तो ये किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है न्यू यूनिट सिस्टम में. तो समझो कि आपको दिया क्या हुआ है, तो आपको दिया है न्यू यूनिट ऑफ मास कितना है, अल्फा kg. तो आप लिख सकते हो हैंस इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट. नए यूनिट की टर्म में आप 1 किलोग्राम को क्या बोल सकते हो, तो ये अल्फा नीचे चला जाएगा इधर, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अल्फा. समझ में आया. 1 किलोग्राम इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा. मतलब क्या हो गया, अल्फा के पावर में -1. ओके, तो ये बन गया अल्फा रेज टू पावर 1. अब सेम वे 1 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 मीटर इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन बीटा. तो ये बन गया बीटा के पावर में -1. और 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन गामा. तो ये बन गया गामा -1. और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2. उसके बाद क्या है, देखो ऊपर है किलोग्राम, तो किलोग्राम की जगह पे अल्फा रेज टू -1 लिख सकते हैं. फिर दूसरा क्या है, मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बीटा रेज टू -1 और उसका स्क्वायर मतलब बीटा रेज टू -2. और नीचे सेकेंड स्क्वायर है, मतलब गामा रेज टू -1 का स्क्वायर मतलब गामा रेज टू -2. ये ऊपर जाएगा तो आपका आंसर क्या बचेगा, 4.2 अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -2 गामा रेज टू +2. ये 1 कैलोरी का आंसर मिल गया न्यू यूनिट सिस्टम में. ओके, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 2.3 का सॉल्यूशन. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 पे. अब ये जो 2.4 है वो एकदम इजी क्वेश्चन है और थियोरेटिकल है. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बोल देता हूँ, आपको लिख लेना है. ठीक है. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements whenever necessary. जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे स्टेटमेंट को रिफॉर्म कीजिए, मतलब रिफ्रेम कीजिए. सॉरी, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको लगे कि स्टेटमेंट पूरे का पूरा मतलब अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है तो आपको चेंज करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है उसको लार्ज बोलना है और उसको स्मॉल बोलना है तो कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कंपैरिजन के लिए. जैसे मैं बोलूँ कि फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, तो
तो ये लार्ज है या स्मॉल? तो अगर कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा है तो बोलेगा कि स्मॉल है। यहाँ पे कोई चींटी है और वो देख रही है तो उसके लिए ये लार्ज है। मतलब डायमेंशन ऑफ फुटबॉल एक इंसान के लिए स्मॉल है और दूसरे के लिए लार्ज है। तो आप कहाँ से कौन सी कंडीशन में कंपैरिजन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसी भी चीज़ को आप लार्ज या स्मॉल नहीं बोल सकते जब तक आप कोई स्टैंडर्ड डिफाइन ना करो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एटम है वो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है ही, बट अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस की कंपैरिजन में एटम की साइज 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। अब न्यूक्लियस के साथ अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं एटम्स आर वेरी स्मॉल नहीं बोल सकता ना। अगर न्यूक्लियस के साथ मतलब जो सेंटर ऑफ एटम है उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा एटम्स आर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो अगर वेरी स्मॉल बोलना है तो मुझे कोई ना कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसी स्टेटमेंट को अगर मैं फिर से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन एटम इज़ अ वेरी, देखो मैं आंसर बोल रहा हूँ, एन एटम इज़ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपेरिजन टू अ फुटबॉल। बोल सकते हो आप फुटबॉल के सामने एटम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ओके, तो ये आप चेंज कर सकते हो स्टेटमेंट। ओके, बी देखो, अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। अब यहाँ पे भी आपने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ बाइसिकल। या तो आप बोल सकते हो अ जेट प्लेन मूव्स विथ अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ बाइसिकल, तो चलेगा। ओके, सी देखो, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। पक्की बात है कि ये वेरी लार्ज ही है। जुपिटर का मास बहुत ही ज़्यादा है, बट अगर सन के मास के साथ मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही कम है। तो मुझे यहाँ पे भी कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल। ठीक है, चलो डी, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे लार्ज का मतलब कुछ निकला नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द प्रेजेंट इन अ जियोमेट्री बॉक्स। एज कंपेयर टू दैट प्रेजेंट इन अ जियोमेट्री बॉक्स। जियोमेट्री बॉक्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो चलेगा। ओके, ई देखो, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंपैरिजन अच्छे से हुआ है। देखो, प्रोटॉन का मास हमने कंपेयर किया है इलेक्ट्रॉन के साथ। अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास बहुत ही ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रखो। क्वेश्चन एफ देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस, स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी एज इट इज रखो तो चलेगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, वो तो है ही, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये चार स्टेटमेंट में हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा क्योंकि हमने किसी और ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया था। यहाँ पे हमने देखो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर की हुई थी। जैसे यहाँ पे बोलूँ तो साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड को हमने कंपेयर किया था, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर हो चुका है तो फिर स्टेटमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने बोला था एटम्स आर वेरी स्मॉल, बट किसके कंपैरिजन में, ये डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए बोलना पड़ा ना एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स
इन कंपेरिजन विद, आप बोल सकते हो, फुटबॉल। ठीक है, चलो ये हुआ क्वेश्चन 2.4 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5, a new unit of length is chosen. A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. अब स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या ले लेना है हमें, 1 यूनिट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेना है 1 यूनिट। ओके, ओके, what is the distance between the sun and earth in terms of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? तो टाइम कितना है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 8 मिनट को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दूँ, 20 सेकेंड एज इट इज़ है, तो टोटल मुझे टाइम कितना मिल जाएगा, 500 सेकेंड्स। ओके, टाइम मिल गया, स्पीड हमें पता है, तो डिस्टेंस हमें मिल सकता है। कैसे मिलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना बोला गया है, 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1, और टाइम कितना है 500, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 500 यूनिट। मतलब नई सिस्टम में अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस रहेगा 500 यूनिट। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? तो यहाँ पे आपको लिस्ट काउंट देखना है। लिस्ट काउंट को मैं LC से डिनोट करूँ, ठीक है ना? तो A, B एंड C में लिस्ट काउंट देखो, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। और अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर में देखें तो 10⁻⁻5 मतलब 0.00001 सेंटीमीटर है। तो लिस्ट काउंट सबसे कम किसका है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दे सकता है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा C, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन 3 डिवाइस में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कौन देगा, प्रिसाइज रिजल्ट, वो रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप लिख सकते हो हैंस इट कैन बी इन्फर्ड दैट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट सुटेबल डिवाइस टू मेजर लेंथ। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा C। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7। अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। समझना, डिटेल क्या क्या दी हुई है वो पहले लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू आपको दिया हुआ है 100। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm। ठीक है ना? तो यहाँ पे width of आप बोल सकते हो इमेज ऑफ हेयर, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ना, तब कितनी मिलती है 3.5 mm। अब एक्चुअल विड्थ क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना? 3.5 mm पता है हमें, वो क्या है, तो वो माइक्रोस्कोप में जब देख रहे थे तब ह्यूमन हेयर की विड्थ क्या थी वो हमें पता चली।
अब एक्चुअल विड्थ क्या है वो हमें फाइंड करनी है। देखो व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ हेयर, ठीक है ना। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, वहाँ पे आप हाइट को कंपेयर कर रहे थे ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विड्थ ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल विड्थ ऑफ हेयर। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3.5 mm और यहाँ पे लिखना पड़ेगा विड्थ ऑफ हेयर। तो आपको मिल जाएगा विड्थ ऑफ हेयर इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 100 mm। इसका मतलब 0.035 mm। ओके, ये समझ में आया। एक ये था क्वेश्चन नंबर 2.7। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.8 की। 2.8 में 3 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायामीटर ऑफ द थ्रेड। समझो, आपको एक थ्रेड दी हुई है ऐसी कोई, और उसका आपको डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर मतलब इतनी सी थिकनेस, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल थिकनेस आपको फाइंड करनी है, और एक स्केल दी हुई है आपको। तो कैसे करोगे, देखो wrap the thread on a uniform smooth rod in such a way that the coils thus formed are very close to each other। ओके, मतलब एक मैंने सिलेंडर ले लिया ऐसा कोई, ओके, और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ। ओके, चलो ये सिलेंडर है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मैंने एक थ्रेड ले ली और उसको मैंने ऐसे वाउंड कर दिया, एकदम नज़दीक नज़दीक रख के, ठीक है। अब देखो, मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूजिंग द मीटर स्केल। आपको जो थ्रेड है उसकी लेंथ मेजर कर लेनी है मीटर स्केल की हेल्प से। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक की मैंने लेंथ मेज़र कर ली, यहाँ से यहाँ तक की मैंने लेंथ मेज़र कर ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर सकता हूँ। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज इतने टर्न्स थे, और उतने नज़दीक नज़दीक थे कि 2 टर्न के बीच में जो डिस्टेंस है वो डायमीटर जितना होगा। मतलब क्या हुआ, लेंथ इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डायमीटर। अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स नीचे जाएगा, तो डायमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ थ्रेड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ थ्रेड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर। तो ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हो कोई भी एक थ्रेड है उसका डायमीटर। क्लियर। तो ये आंसर आपको याद रखना है, wrap the thread on a uniform smooth rod in such a way that the coils thus formed are very close to each other. Measure the length of the thread using a meter scale and the diameter of the thread is given by the relation diameter equal to length of the thread upon number of turns.
सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 mm एंड 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? समझो हाँ, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्फेरोमीटर, ये सब आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हो। मतलब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब ये सभी डिवाइसेस का यूज़ करने वाले हो। मतलब अभी आपको ये पिच, डिविजन्स, ये सब क्लियरली पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक आंसर याद रख लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ स्क्रू गेज हैज़ अ पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी? तो यहाँ पे बोल देना है कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्ररली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो आंसर में सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है, इट इज़ के बाद क्या लगा दोगे, नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल से लेके यहाँ तक लिख दो, ये आंसर हो गया। क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्ररली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, द मीन डायामीटर ऑफ अ 3 ब्रास रोड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements? समझो, आप 5 टाइम मेज़र करते हो और 100 टाइम मेज़र करते हो, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? तो फ़र्क पड़ेगा एरर का। एरर यहाँ पे आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा, a set of 100 measurements is more reliable than a set of 5 measurements because random errors involved in the former are very less as compared to the latter। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो रैंडम एरर क्रिएट होने वाली है 100 मेजरमेंट में, ये कम रहेगी और 5 मेजरमेंट में ज़्यादा रहती है। मतलब जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ज़्यादा उतना ही, ओके, उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्लियर? ये हो गया 2.8 का सॉल्यूशन। अभी चलते हैं 2.9 पे। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ हाउस ऑन अ स्लाइड दिया हुआ है, एरिया ऑफ हाउस ऑन अ स्लाइड। मतलब ये हाउस का जो एरिया है उसकी एक इमेज दिखा रहा है। तो मैं एरिया ऑफ इमेज लिख सकता हूँ, ये दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो, द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन and the area of house on the screen is 1.5 mm square, 1.55 mm square। अभी देखो, एक फोटोग्राफ का एरिया क्या है, फोटोग्राफ के अंदर हाउस का एरिया ये है। अब उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब मीटर स्क्वायर में बन रहा है एरिया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब ये जो इमेज है वो बन गया ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है वो बन गई इमेज। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, और जब हम उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं तब मैं लिखूँगा एरिया ऑफ इमेज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी एरिया ऑफ इमेज, AI, वो आपको दिया हुआ है 1.55 मीटर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि एक आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में।
तो ये जो मीटर स्क्वायर है उसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, बट स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर। तो पहले फाइंड कर लेते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है। एरियल मैग्निफिकेशन MA इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एरिया ऑफ इमेज क्या है? 1.55 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 1.75। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन, या तो उल्टा याद रख लो, एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है 1.55 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 1.75, 1.55 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 1.75, उसका रूट कर दोगे 9.94.11, आपको मिल गया लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो समझो आपको दो एरिया दिया हुए हैं। कौन कौन से दो एरिया है? तो एक है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फोटोग्राफ है, मतलब एक टाइप की इमेज ही है, बट जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे तब ये जो है वो बन गई इमेज और ये बन गया ऑब्जेक्ट। और ये एरिया दिया हुआ है, मतलब रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा एरियल मैग्निफिकेशन। आपको फाइंड करना था लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए आपको करना है अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, ये 2.9 का सॉल्यूशन। टू 2.10 देख लेते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला ए समझो, जो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट है, समझो ये जो नंबर है वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 जो नंबर होते हैं उसमें फर्स्ट डेसिमल नंबर के बाद और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले जितने भी ज़ीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर सिग्निफिकेंट है, वो कौन सा है? 7। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड जो बी है। अब बी में देखो, आप एक काम करते हैं, हम ये जो पूरा है उसको जूम कर लेते हैं। चलो अब यहां पे समझो कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें सिर्फ 7 है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। अब बी में देखो 2.64 इंटू 10⁻24, जो 10 टू द पावर जो भी रहेगा वो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे, और नॉन ज़ीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हो। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। फर्स्ट में 1 था, सेकेंड में 3। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 0.2370, तो यहाँ पे 237 और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। ओके, डी में देखो 6.320, तो 6320 ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब यहाँ पे भी आंसर आएगा 4। अब ई में देखो 6, 3 एंड 2 तो है ही क्योंकि नॉन ज़ीरो है, और जो ज़ीरो दिया हुआ है वो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो है, मतलब वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, तो यहाँ पे भी 4। अभी एफ में देखते हैं। ये जो डेसिमल पॉइंट है वहाँ से लेके ये फर्स्ट नॉन डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते जब ये वैल्यू लेस देन 1 है तब, क्योंकि 0 पॉइंट में दी हुई है ना।
ये चारों को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर सकते हैं क्योंकि 6, 3 एंड 2 वो नॉन ज़ीरो है और जो बीच में ज़ीरो दिया हुआ है वो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो है। क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर आप रूल पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद। बीच में जितने जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2.10 का सॉल्यूशन। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।